हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्लास 12th। तो पहली प्रॉब्लम लेते हैं। ये 9.1 क्या बोला हुआ है इस प्रॉब्लम में? कॉनकेव मिरर की प्रॉब्लम है। ठीक है, कॉनकेव मिरर। तो स्मॉल कैंडल 2.5 centimeter in size is placed at 27 centimeter in front of a concave mirror of radius of curvature 36 centimeter। इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहला काम ये करना चाहिए। कॉनकेव मिरर की प्रॉब्लम है, ये दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन भी दिमाग में चलनी चाहिए आपके। तो कॉनकेव मिरर है। और दूसरी बात, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमसे बोला हुआ है 36 सेंटीमीटर। यहाँ भी गलती होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, इस पर ध्यान देंगे क्योंकि हमको मिरर फॉर्मूला में फोकल लेंथ की ज़रूरत होती है। इसका हाफ कर लेंगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर का एक कॉनकेव मिरर है और इस मिरर के सामने पोल से 27 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है। उस ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट का साइज मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं, 2.5 सेंटीमीटर। तो ऐसा एक रे डायग्राम भी साथ में बना लेना चाहिए, इजी हो जाता है उससे क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको दे रखा है 36 सेंटीमीटर। तो आपको आर और एफ में रिलेशनशिप मालूम है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कितनी होगी? फोकल लेंथ इससे आधी हो जाएगी, मतलब ही 18 सेंटीमीटर। इसका पोल हो गया। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? 27 सेंटीमीटर पर, मतलब कहाँ है वो? बिटवीन सी एंड एफ। तो आपको याद आया होगा कि यदि ऑब्जेक्ट को बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस रखते हैं तब इमेज फॉर्म होती है बियॉन्ड सी। मतलब आगे यदि हमसे पूछा होगा कि इमेज डिस्टेंस कितना है तो वो आंसर आएगा श्योरली मोर देन 36। क्या पूछा है आगे? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। अब यदि यहाँ बोला हुआ है, स्क्रीन की बात हो रही है, मतलब इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन किया है तो रियल ही होगी वो इमेज, जो होगी वो रियल होगी। हमसे पूछा है कि उस स्क्रीन को हमको कहाँ रखना चाहिए ताकि उस पर शार्प इमेज फॉर्म हो पाए। यानी इन अदर वर्ड्स हमको वी फाइंड आउट करना है, इमेज डिस्टेंस। आगे बोला है डिस्क्राइब द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। इफ द कैंडल इज मूव्ड क्लोजर टू द मिरर हाउ वुड द स्क्रीन हैव टू बी मूव्ड। तो पहले तो वी फाइंड आउट कर लेते हैं, तो हम ये बतला पाएंगे कि उस स्क्रीन को कहाँ रखना पड़ेगा जिस पर हमको शार्प इमेज ऑब्टेन करना है। तो मिरर इक्वेशन यूज करेंगे। आपको मालूम है 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u। मैं अक्सर बच्चों से बोलता हूँ कि मिरर इक्वेशन को इसी तरह लिखने की हमको आदत होना चाहिए, क्योंकि यदि 1/v 1/u की टर्म्स के बीच हम नेगेटिव साइन डाल देंगे तो वो बन जाता है लेंस इक्वेशन या लेंस फॉर्मूला। तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फिर आपको ये भी पता होगा कि इस फॉर्मूले को यूज करते समय नोन क्वांटिटीज को साइन के साथ सब्सटीट्यूट करते हैं साइन कन्वेंशन लगाकर, और अननोन क्वांटिटी को साइन नहीं देते, वो साइन के साथ आ जाती है और फिर उसका हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? वो है 18 सेंटीमीटर। अब रेज इस तरह ट्रैवल करेंगी, जो भी डिस्टेंस हम इंसिडेंट रे के ऑपोजिट मेजर करते हैं वो नेगेटिव होता है, यानी फोकल लेंथ हमको लेना होगी -18। फोकल लेंथ गिवन है तो उसको साइन के साथ सब्सटीट्यूट करना है। फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है? ऑब्जेक्ट रखी हुई है कितने पर? 27 सेंटीमीटर पर। यह है ऑब्जेक्ट 27 सेंटीमीटर पर। तो u कैसा होगा? u भी नेगेटिव होगा, यानी u इज -27। v को साइन नहीं देंगे, हालांकि आपको पता है कि वो आएगा नेगेटिव इन फ्रंट ऑफ द मिरर। यहीं पर हमको स्क्रीन भी प्लेस करना पड़ेगा, उस स्क्रीन पर ही ये इमेज फॉर्म होगी। तो v का भले ही आपको साइन पता है पर यहाँ साइन नहीं देंगे, तो बस अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। तो फोकल लेंथ है -18, v हमको फाइंड आउट करना है, u इज 27 विद माइनस साइन।
अब क्या करना चाहिए, इसको आगे सॉल्व करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को हम 54 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, एलसीएम लेने से बच जाएंगे। तो 54 से डिवाइड करें तो ये कितना आएगा, ये आएगा -3। यहाँ आएगा 54 अपॉन वी, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा -2। 2 को इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं, -1 बचेगा, और इसमें से हमने v को फाइंड आउट कर लिया। v कम्स आउट टू बी -54 सेंटीमीटर। तो एक तो हमारा आंसर ये हो गया। यानी स्क्रीन को हमको कहाँ रखना पड़ेगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, क्योंकि ये माइनस साइन है ना, माइनस साइन से पता लगा कि वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर वो इमेज फॉर्म हो रही है। ये है हमारी इमेज, ये है इमेज, ये इमेज की हाइट हो जाएगी। ऑब्जेक्ट की हाइट हमको दी हुई है, अभी हमने लोकेशन फाइंड किया है इमेज का -54 सेंटीमीटर। तो इसका तो आंसर ये हो गया। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज? तो बोलेंगे 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आगे बोल रहे हैं डिस्क्राइब द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो नेचर में आपको एक बात तो पता हो गई है कि ये जो इमेज है ये है रियल, क्योंकि ये बन रही है इन फ्रंट ऑफ द मिरर। फिर उसका साइज निकालने के लिए तो एक तो रियल है और दूसरा इन्वर्टेड है, ये भी आप जानते हैं, ये आपको इमेज फॉर्मेशन से पता है। तो दो बातें तो पता हो गई हैं, कौन कौन सी, कि द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। अब उसका साइज निकालने के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ये कौन सा मैग्निफिकेशन है, तो यह है लैटरल मैग्निफिकेशन, आई बाय ओ, और मिरर्स के लिए आई बाय ओ होता है विद माइनस साइन वी बाई यू। इस फॉर्मूले को यूज करते समय भी नोन क्वांटिटीज को साइन के साथ सब्सटीट्यूट करना है, अननोन को साइन नहीं देना है। तो अभी हम क्या निकाल रहे हैं, साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज क्या होगा, विद माइनस साइन वी बाय यू इंटू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यू वी दोनों हमको मालूम है, ये माइनस पहले से आ रहा है, उसके बावजूद v और u को हम साइन के साथ में सब्सटीट्यूट करेंगे। तो u कितना है, -27, और v कितना आया है, -54, और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, ऑब्जेक्ट की हाइट है 2.5 सेंटीमीटर। उसको यूनिट के साथ रखेंगे तो हमको इमेज का साइज मिल जाएगा विद यूनिट। फिर u और v इनको आप लिखते भी सेंटीमीटर में, तो इसकी तो कोई यूनिट नहीं होगी, जो यूनिट ओ की होगी वही होगी आई की यूनिट। ये दो बार कैंसिल हो रहा है, ये माइनस एडजस्ट हो जाएगा, तो माइनस साइन एक बच जाएगा, एक माइनस साइन बच जाएगा, ये 2 होगा, यानी ये आ रहा है 5 सेंटीमीटर के बराबर। यानी इमेज कैसी है, डबल द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी एनलार्ज्ड। तो फाइनली क्या बोलेंगे, रियल है, इन्वर्टेड है और एनलार्ज्ड है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछने पर क्या क्या ध्यान रखना है, ध्यान इन बातों का रखना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हुई है, हमको जरूरत पड़ती है यहाँ फोकल लेंथ की। कुछ बच्चे इसको एफ को क्या लिख सकते हैं, r/2। ये फॉर्मूला ऐसा भी दिखता है कई बार 2/f, पर ये यदि यूज कर रहे हैं तो यहाँ फोकल लेंथ सब्सटीट्यूट करना है, गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो उसका हाफ करना ना भूलें। फिर इसको यूज करते समय नोन क्वांटिटीज को साइन के साथ डालेंगे, अननोन को साइन नहीं देंगे, और ये रे डायग्राम भी दिमाग में साथ में चलना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव यदि क्वेश्चन आएगा तो आप सिर्फ ऐसा एक छोटा सा डायग्राम भी बना लेंगे कि ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में, तो ऑब्वियसली इमेज बनेगी बियॉन्ड सी विच इज रियल, एनलार्ज्ड एंड इन्वर्टेड। तो आपको ये सब पता लग जाएगा, नेचर और साइज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9.2। ये कॉन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन है 9.2। क्या बोला हुआ है, अ 4.5 सेंटीमीटर नीडल is placed 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। जल्दी से इसको अंडरलाइन कर लेंगे, और कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन वो दिमाग में रहनी चाहिए आपके। आपको पता है हमेशा जो इमेज होगा वो कहाँ बनेगा, बिटवीन पोल एंड फोकस, हमेशा वो होगा इरेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट और वर्चुअल, ये दिमाग में चलना चाहिए। तो क्या बोला है यहाँ, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, और जिसकी फोकल लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। यह है वो कॉन्वेक्स मिरर, और
ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये है उसका फोकस, ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस तरह से रेस ट्रेवल करेंगे। तो पोल से फोकस, फोकल लेंथ नापने के लिए आपको इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। फोकल लेंथ होगी पॉजिटिव। तो क्या बोला है, 4.5 सेंटीमीटर नीडल ओ गिवन है, इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। 12 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसी लेंगे, माइनस साइन के साथ में, -12 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ दे रखी है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है। गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड द मैग्निफिकेशन। डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस एज द निडल इज मूव्ड फार्दर फ्रॉम द मिरर। तो पहले हम v फाइंड आउट करेंगे, फिर से मिरर इक्वेशन लिखेंगे, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। नोन क्वांटिटीज को साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करना है, अननोन को साइन नहीं देना है। हालांकि आप जानते हैं कि इमेज तो यहीं बनेगा बिटवीन पोल एंड फोकस। v कैसा होगा, पॉजिटिव, पर उसको साइन नहीं देना है। फोकल लेंथ कितनी है, तो वो है 15 पॉजिटिव साइन के साथ, v को साइन नहीं देना है, u है नेगेटिव -1/12। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। 60/15, तो यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 60/v, यहाँ आएगा -5, और अब 5 को इधर ले जाते हैं तो ये बना 9। तो v कितना हो जाएगा, 60/9, 60/9। 3 से इसको कैंसिल कर दें तो ये होगा 20/3, और 20/3 को क्या लिख सकते हैं हम, 6.67। ये याद ही होगा आपको। आप देख रहे हैं v कम्स आउट पॉजिटिव, और पॉजिटिव आना क्या बता रहा है, बिहाइंड द मिरर। इसका मतलब ये इमेज कैसी होगी, ये होगी वर्चुअल। ये यहां से पता लगता है कहाँ फॉर्म हो रही है। फोकल लेंथ कितनी थी, 15 सेंटीमीटर, और ये आया 6.67। इसका मतलब बिटवीन पोल एंड फोकस। इसकी लोकेशन भी पता हो गई। फिर ये इरेक्ट होती है, ये भी आपको पता है। तो चाहिए क्या था हमको, गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज, तो लोकेशन तो आ गई। फिर चाहिए हमको मैग्निफिकेशन, तो m इज इक्वल टू I/O इज इक्वल टू -v/u। ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेंस के लिए ये माइनस साइन नहीं होता है, वो फिर क्या होता है, I/O इज इक्वल टू v/u सिर्फ। तो बस यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, I इज इक्वल टू ओ कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। यूनिट के साथ इसको लिखेंगे, टाइम्स ये माइनस साइन ऑलरेडी आ रहा है। फिर v कितना है, v इज +20/3। ये मैंने v की वैल्यू लिखी है +20/3, और u कितना है, u है 12। तो यहाँ पर 12 सब्सटीट्यूट करके फिर इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करता हूँ मैं यहाँ पर, यहाँ सॉल्व कर देते हैं इसको। तो ये माइनस तो आएगा ना, ये माइनस आएगा या नहीं आएगा, माइनस था पहले से फॉर्मूले में। v हमने डाला है 20/3, और u यहाँ पर गड़बड़ हो गई है, u को हमें माइनस साइन के साथ सब्सटीट्यूट करना है, तो ये एडजस्ट हो जाएगा। यानी 4.5 इंटू 20/3 इंटू 12 ऐसा होगा। अब इसको सॉल्व करना है आपको, ये डेसिमल हटा दें, तो यहाँ 10 आएगा, ये कैंसिल इससे। ऊपर कितना हुआ, ये 90/3 इंटू 12। अब आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं, 30 बार कैंसिल हुआ ये, 30/12 यानी 15/6। 3 से कर दें अब डिवाइड, ये 5 और ये 2, 5 से ये 3 बार कैंसिल होगा, 5 से नहीं 3 से कैंसिल किया है, तो ये 5 हुआ, ये 2 हुआ, यानी 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। तो नीडल थी कितने की, 4.5 सेंटीमीटर की, और उसकी इमेज 2.5 सेंटीमीटर की है, यानी डिमिनिश्ड। तो वर्चुअल है, इरेक्ट है, और डिमिनिश्ड है। ये सब प्रॉपर्टीज आपको यहां से पता लग गई। अब आगे क्या बोल रहे हैं, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस एज द निडल इज मूव्ड फार्दर फ्रॉम द मिरर। अब इस निडल को, मतलब ऑब्जेक्ट को यदि दूर ले जाएंगे तो क्या होगा, तो ये इधर खिसकेगी, इमेज फोकस की तरफ जाएगी। प्रॉपर्टी से आप याद ला सकते हैं, जब ऑब्जेक्ट होती है इन्फिनिटी पर, तब आपको मालूम है इमेज फॉर्म होता है फोकस पर। फोकस पर तो जैसे जैसे हम इसे दूर ले जाएंगे, मतलब टूवर्ड्स इन्फिनिटी ले जाएंगे, तो
इमेज को फोकस की तरफ जाना है, और जैसे जैसे इसे पास लाएंगे तो इमेज पोल की तरफ खिसकेगी। फाइनली पोल पर ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड हो जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 9.3। ये बेस्ड है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। आपने रिफ्रैक्शन के जो एग्जाम्पल्स पढ़े हुए हैं उनमें ये पढ़ा होगा, रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। क्या है क्वेश्चन? अ टैंक इज फिल्ड विद वाटर टू अ हाइट ऑफ 12.5 centimeter. The apparent depth of a needle lying at the bottom of the tank is measured by a microscope to be 9.4 centimeter. What is the refractive index of water? तो टैंक है जिसमें 12.5 सेंटीमीटर हाइट तक पानी भरा हुआ है, और उस टैंक के बॉटम में एक निडल लाई कर रही है जिसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है या माइक्रोस्कोप से फोकस करते हैं, और उस माइक्रोस्कोप की रीडिंग आती है 9.4 सेंटीमीटर। हमको बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। यह है पहला पार्ट। तो थोड़ी सी थ्योरी समझ लेते हैं इसकी। तो आपको पता है कि जब किसी डेंसर मीडियम में सिचुएटेड ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर यदि रेयरर मीडियम से देखता है, when object in a denser medium is seen by an observer in rarer medium, तब वो ऑब्जेक्ट नॉर्मली शिफ्ट हो जाती है। क्या पढ़ा हुआ है आपने? फॉर एग्जाम्पल, यदि पानी में है फिश और उसको एयर में सिचुएटेड बर्ड देखता है, तो हमने मान लिया यह है फिश इन वाटर, यह है वाटर फॉर एग्जाम्पल, और यह है एयर। और इस फिश को, ये फिश ऑब्जेक्ट का काम करेगी और इसको कोई बर्ड देख रहा है फ्रॉम द एयर, तब क्या होगा? क्या किस तरह का रे डायग्राम हमको बनाना चाहिए? तो इस फिश से एक रे हम इस तरह लेकर चलेंगे। इस रे का तो रिफ्रैक्शन होगा नहीं क्योंकि इंटरफेस पर नॉर्मली स्ट्राइक हुई। दूसरी एक और रे ले लेते हैं। इस रे का क्या होगा? तो क्योंकि ये पास हो रही है फ्रॉम डेंसर टू द रेयरर मीडियम, ये मीडियम रेयरर है, ये मीडियम है डेंसर। तो हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट कहाँ है? डेंसर मीडियम में, और उसको देखा कहाँ से जा रहा है? रेयरर मीडियम से। ऐसा ही इस क्वेश्चन में हो रहा है। पानी में वो बॉटम में लाई कर रही है नीडल, यानी नीडल हो जाएगी डेंसर मीडियम में, और माइक्रोस्कोप जो उसे देख रहा है वो होगा रेयरर मीडियम में। इसी तरह का वो भी केस होगा। तो अब क्या होगा? ये दोनों हैं इंसिडेंट रेज, ये तो सीधी चली गई। इसका क्या होगा? ये क्योंकि पास हो रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल ये बेंड हो जाएगी। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल इसको इस तरह बना देते हैं। तो आप देख रहे हैं ये दोनों इंसिडेंट रेज और ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज हैं। यही जाती हैं उस ऑब्जर्वर की आंखों में, तो वो ऑब्जेक्ट यहां ना होकर यहां पर दिखाई देगी। यहां पर इमेज फॉर्म हो जाएगा फिश का। और आई और आर कौन से होंगे? आई आर मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो जाएगा, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर ज्योमेट्री लगाकर ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी आई हो जाएगा। फिर थ्योरी आप लगाते हैं और एक फॉर्मूला हमको मिलता है। वो फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है आर म्यू डी, मतलब डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू द रेयरर मीडियम, और ये आता है एच अपॉन एच डैश, जिसमें एच क्या है? एच है उस ऑब्जेक्ट की रियल डेप्थ, और एच डैश वो है उस ऑब्जेक्ट की अपैरेंट डेप्थ। तो इसी शेप में इसको याद रखना चाहिए। आपने ऐसा पढ़ा होगा, म्यू इज इक्वल टू एच अपॉन एच डैश। तो ये जो म्यू है ये एक्चुअली है आर म्यू डी, मतलब डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम। और आप क्या देख रहे हैं कि डेंसर में सिचुएटेड ये ऑब्जेक्ट नॉर्मली शिफ्ट हो जाती है। तो ये ओ आई, ये होगा उसका नॉर्मल शिफ्ट। एच डैश इसमें से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यही फॉर्मूला हमको इस क्वेश्चन में यूज करना है। पार्ट 1 में हमसे पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का कितना होगा, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ रेयरर मीडियम क्या है? एयर। डेंसर मीडियम है वाटर, मतलब ए म्यू डब्ल्यू, ऐसा हमको लिखना चाहिए। मैं जानबूझकर लिख रहा हूँ ए म्यू डब्ल्यू। कई बार हम सिर्फ उसको म्यू लिख देते हैं। तो ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू एच अपॉन एच डैश।
ऐसा हमको दिमाग में लाना चाहिए। हमको चाहिए क्या है, हमको चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये फाइंड करना है। तो इसमें अब रियल डेप्थ कितनी है, तो रियल डेप्थ है उस निडल की, इंस्टेड ऑफ फिश ऑब्जेक्ट हो गई है अब निडल। तो निडल की जो रियल डेप्थ है वो कितनी है, वो है 12.5। तो यहाँ आ जाएगा 12.5। और अपेरेंटली वो कहाँ पर दिखाई दे रही है, अपेरेंटली वो दिखाई दे रही है 9.4 सेंटीमीटर पर, मतलब उस माइक्रोस्कोप को 9.4 सेंटीमीटर पर फोकस किया गया है। बस डिवाइड कर देना है तो हमको म्यू मिल जाएगा। तो इसको मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर देता हूँ। आप कैलकुलेटर अवॉइड करेंगे, 12.5 डिवाइडेड बाय 9.4, तो ये आ रहा है 1.329, 1.329 नियरली 1.33। और ये तो आपको याद भी है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3, 1.33। ये पहले पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, वाटर इज रिप्लेस्ड बाय अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 अप टू द सेम हाइट। उस बीकर में वापस उसी हाइट तक, मतलब 12.5 तक, इंस्टेड ऑफ वाटर कोई लिक्विड भर दिया गया है। By what distance would the microscope have to be moved to focus on the needle again? तो फिर से यही फॉर्मूला लगाना है। अब की बार हमको निकालना है ए म्यू एल, उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एच अपॉन एच डैश, यही फॉर्मूला फिर से लगाना है। तो ए म्यू एल अब दिया हुआ है हमको, वो कितना है 1.63। और जो रियल डेप्थ है स्टिल इट इज 12.5, क्योंकि उसी हाइट तक उस लिक्विड को भरा है। हमको चाहिए यहाँ से एच डैश, तो एच डैश फाइंड आउट कर लेंगे। एच डैश बराबर कितना हो जाएगा 12.5, 12.5 अपॉन 1.63, 1.63। तो 12.5 डिवाइडेड बाई 1.63 करेंगे तो आ रहा है 7.668, 7.67 सेंटीमीटर इसको लिख देते हैं। अब हमसे पूछा क्या है, अब ये 7.67 क्या आया है, ये आई है अपेरेंट डेप्थ, मतलब वो निडल होगी कहाँ पर 12.5 सेंटीमीटर पर, और दिखाई कहाँ पर देगी 7.67 पर। पहले वो कहाँ दिख रही थी 9.4 पर, जब उसे फोकस किया था, जब वाटर फिल किया हुआ था, माइक्रोस्कोप को फोकस किया था 9.4 सेंटीमीटर पर, और अब करना पड़ेगा 7.67 सेंटीमीटर पर। यानी माइक्रोस्कोप से वापस उस निडल को फोकस करने के लिए माइक्रोस्कोप को ऊपर चलाना पड़ेगा, और वही पूछा हुआ है, बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द माइक्रोस्कोप हैव टू बी मूव्ड टू फोकस ऑन द नीडल अगेन। मतलब हमको 9.4 में से 7.67 को सबट्रैक्ट करना है, मतलब उसको किस लेंथ से डिस्प्लेस करना पड़ेगा माइक्रोस्कोप को। तो 9.4 माइनस 7.67, और कहाँ ले जाना पड़ेगा माइक्रोस्कोप को, ऊपर। तो बस ये इसका आंसर होगा। तो इसमें से 7.66 या 67, उसको माइनस साइन दे दिया है मैंने, इसमें ऐड कर देते हैं 9.4। तो ये आ रहा है 9.4, सॉरी फिर से करना पड़ेगा, 9.4 माइनस 7.67, तो दिस गिव्स 1.73, 1.73 सेंटीमीटर अपवर्ड्स। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। दूसरी बात ये याद रखें कि अभी हमने कौन सा वाला केस किया है, जब ऑब्जेक्ट होती है डेंसर में और उसे देखते हैं रेयरर से, जैसे फिश को कोई बर्ड देख रही है, ये वाला केस है। ये उल्टा भी हो सकता है, ये फिश इस बर्ड को देख रही होती है, तब ये फॉर्मूला नहीं होता, तब फॉर्मूला क्या होता है, म्यू टाइम्स एच, apparent height is equals to mu times real height, h dash is equals to mu h। ये फॉर्मूला वहां लगाना होता है। तो इस पर भी एक आध क्वेश्चन सॉल्व कर लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। रिस्पेक्टिवली प्रोडक्ट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन वाटर इज 45 डिग्री विद द नॉर्मल टू अ वाटर ग्लास इंटरफेस, फिगर सी। इस फिगर ए पर ध्यान दें। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि लाइट रे पास हो रही है फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2। जब स्नेल लॉ लगाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आएगा, ग्लास का, विद रिस्पेक्ट टू एयर।
एयर मतलब पहला मीडियम जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म हो रहा हो या इंसिडेंट रे हो, और मीडियम टू मतलब जिसमें लाइट रे जा रही है, रिफ्रेक्टेड रे हो या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर्म हो। तो यहाँ पर स्नेल लॉ लगाने पर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा विद रिस्पेक्ट टू एयर, और स्नेल लॉ से यहाँ क्या लिखेंगे, साइन ऑफ एंगल फॉर्म्ड इन फर्स्ट मीडियम, और फर्स्ट मीडियम कौन सा है, एयर, साइन 60, और दूसरा मीडियम है ग्लास और उसमें फॉर्म हो रहा है एंगल 35 डिग्री। तो इस तरह ए म्यू जी हमको मिल जाएगा। अब इस फिगर बी में आते हैं, तो लाइट रे अब पास हो रही है फ्रॉम एयर इनटू वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का आएगा, किसके रिलेटिव, एयर के। तो इसको लिखना होगा हमको ए म्यू डब्ल्यू, और ये कितना होगा, साइन ऑफ एंगल फॉर्म्ड इन एयर, एयर में फॉर्म होने वाला एंगल मतलब 60, और वाटर में फॉर्म होने वाले एंगल का साइन डिनोमिनेटर में साइन 47 डिग्री। ऐसी दो इक्वेशंस मिलेंगी। अब पूछा है हमको इसके बारे में, क्या पूछा है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा यदि लाइट रे पास हो रही है फ्रॉम वाटर इनटू ग्लास। तो यहां स्नेल लॉ लगाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आएगा, ग्लास का, किसके रेस्पेक्ट में, वाटर के, क्योंकि लाइट रे जा रही है फ्रॉम वाटर इनटू ग्लास। तो यहाँ लिखना होगा हमको डब्ल्यू म्यू जी, और डब्ल्यू म्यू जी कितना होगा, साइन ऑफ एंगल फॉर्म्ड इन वाटर विच इज 45 डिग्री, और नीचे आएगा साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हमको फाइंड आउट करना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब डब्ल्यू म्यू जी को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ए म्यू जी अपॉन ए म्यू डब्ल्यू। इसको याद रखें, ये पढ़ा है आपने रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल सेवरल मीडिया, उस वाले में उस डेरिवेशन में आपने ये फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है। आप जानते हैं ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल्स टू 1, ये आपने डिराइव किया था। फिर जी म्यू ए को ले जाएं यदि आरएचएस में, तो क्या लिखेंगे, ए म्यू डब्ल्यू टाइम्स डब्ल्यू म्यू जी इज इक्वल टू 1 अपॉन जी म्यू ए, जो बन जाएगा ए म्यू जी बाय द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। और यहाँ से आप देख रहे हैं डब्ल्यू म्यू जी कितना है, तो ए म्यू जी अपॉन ए म्यू डब्ल्यू, ये फॉर्मूला यहाँ लगेगा। बस अब यहाँ पर आ रहा है साइन 45 अपॉन साइन आर, तो इसमें से साइन आर को अब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो साइन आर इज इक्वल टू, यहाँ आएगा साइन 45 1/√2, वो होता है 0.707, और इसका होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए म्यू डब्ल्यू अपॉन ए म्यू जी, ए म्यू जी। तो ये वैल्यूज डालें यहाँ 707, ये आया। फिर ए म्यू डब्ल्यू हमने ये फाइंड कर रखा है, साइन 60 डिग्री अपॉन साइन 47 डिग्री, और नीचे ए म्यू जी है मतलब ये, और ये रेसिप्रोकेट होकर साइन 35 ऊपर आएगा और नीचे आ जाएगा ये साइन 60। तो साइन 60 की वैल्यू डालने की यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कैंसिल आउट। अब साइन 35 आप टेबल से देखना, साइन 47 देखना, साइन 35 को साइन 47 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे 0.707 से, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ, साइन आर, पर हमको चाहिए आर, तो आर हो जाएगा साइन इनवर्स दिस मच। जो कुछ ये वैल्यू आएगी सॉल्विंग के बाद उसका हमको लेना होगा साइन इनवर्स, तब हमको आर मिल जाएगा। और इन वैल्यूज की भी ज्यादा फिक्र नहीं करें, अभी तो आप उसको टेबल से देख लें, एग्जाम में यदि आएगा तो वैल्यूज इस तरह की होंगी क्योंकि वो आप आराम से उसको सॉल्व कर पाएंगे। हाल फिलहाल आर आने वाला है आपका 38 डिग्री, तो इसको वेरीफाई जरूर कर लें, पर इन वैल्यूज की चिंता नहीं करें। यदि साइन 35 साइन 47 चाहिए तो या तो कैलकुलेटर यूज कर लो, और या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल्स होती हैं उसमें से इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लो। तो आर हो गया 38 डिग्री। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमको क्या पता होना चाहिए कि मीडियम 1 किसको कहते हैं, जिसमें से लाइट रे आती है, और 2 कौन सा होता है, जिसमें वो जाती है। तब स्नेल लॉ लगाने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है 2 का, यहाँ लिखते हैं उसे, और 1 मतलब जिस मीडियम से लाइट रे आ रही है, ये सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट लिखे जाते हैं। 1 म्यू 2 मतलब द रे इज पासिंग फ्रॉम मीडियम 1 to 2। डब्ल्यू म्यू जी लिखा है मतलब लाइट रे जा रही है फ्रॉम वाटर टू ग्लास,
जी म्यू डब्ल्यू लिखा है, मतलब इट इज पासिंग फ्रॉम ग्लास इनटू वाटर। तो अगला क्वेश्चन करेंगे अब। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 9.4। ये क्वेश्चन बेस्ड है ऑन द थ्योरी ऑफ क्रिटिकल एंगल, जो आपने रिफ्रैक्शन में पढ़ा हुआ है। क्या होता है क्रिटिकल एंगल? तो डेंसर मीडियम में फॉर्म होने वाला वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए रेयरर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो। When the ray is passing from denser into a rarer medium, the angle of incidence formed in the denser medium, corresponding to which angle of refraction in the rarer medium is 90 degree, is called critical angle for the given pair of medium. इसके लिए फॉर्मूला भी आपने डिराइव किया हुआ है, साइन सी इज इक्वल टू होता है 1/r म्यू डी। इसको ऐसे ही याद रखना चाहिए। मतलब जिस पेयर की बात हो रही है उनमें से ये डेंसर मीडियम, तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू द रेयरर मीडियम, तो 1/r म्यू डी इज इक्वल टू साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। यहां पर क्या बोल रहे हैं, एक स्मॉल बल्ब है जो किसी टैंक की बॉटम में है और उस टैंक में 80 सेंटीमीटर की डेप्थ तक पानी भरा हुआ है। पूछा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन एमर्ज आउट। किस एरिया से ये लाइट बाहर निकलेगी। तो बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन होता है, आपने सुना होगा फिश व्यू, उसमें भी ऐसा ही होता है। फिश को पूरा आसमान दिखाई नहीं देता, बल्कि जब वो ऊपर देखती है तब उसको एक सर्कुलर पैच दिखाई देता है, इल्यूमिनेटेड सर्कुलर पैच। मतलब मछली का आसमान होता है सर्कुलर। तो उसी तरह का क्वेश्चन ये भी है। तो पहले इसको हम थियोरेटिकली कर लेते हैं और फिर ये वैल्यूज उसमें सब्सटीट्यूट करके आंसर फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन एमर्ज आउट। तो पहले हम बात कर लेते हैं मछली की। मान लो पानी में, पहले मैं डायग्राम कंप्लीट करके आपको इसको समझाता हूं। ये मान लो है ग्राउंड, इसको मान लिया हमने कि ये ग्राउंड है, और ये है फिश इनसाइड वाटर, कुछ डेप्थ एच पर, एच डेप्थ पर ये सपोज कर लिया हमने फिश, और ये है ग्राउंड। तो होता क्या है, लाइट आएगी कहां से? जब मछली आसमान देख रही होगी तब लाइट आएगी कहां से? एयर से, और एंटर किस में हो रही होगी? वो वाटर में। और आप जानते हैं कि वाटर से जो लाइट रे, जैसे ये लाइट रे मान लो मछली से चलने वाली कोई रे है। अभी हम मछली क्या देख रही है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो रे मछली से चलेगी वो यदि इस बाउंड्री पर, ये एयर वाटर इंटरफेस है, इस इंटरफेस पर यदि एंगल सी से टकराती है तो क्या होगा? वो इस तरह से चली जाएगी, ग्रेजिंग एमरजेंस हो जाएगा उसका। इसी तरह से यहां भी यदि ये एंगल क्रिटिकल एंगल है तो ये इस तरह ग्रेस करती हुई चली जाएगी। ऐसे ही कुछ बल्ब में हो रहा होता है। पर यदि हम फिश की बात करें तो ये होंगी लिमिटिंग रेज, और ये लिमिटिंग रेज जो होंगी वो किस एंगल पर एंटर होंगी? तो बोलेंगे क्रिटिकल एंगल पर एंटर होगी बाय द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। यहां पर यदि बल्ब लगा दिया जाए तो बल्ब से कई सारी रेज निकल रही होंगी, हर डायरेक्शन में निकल रही होंगी। जो रेज इस इंटरफेस से टकराएंगी एट एन एंगल लेसर देन क्रिटिकल एंगल, उनका क्या होगा? उनका नॉर्मल रिफ्रैक्शन होगा। जो क्रिटिकल पर टकराएंगी वो इंटरफेस से जाएंगी, और जो क्रिटिकल से ज्यादा एंगल पर इंसिडेंट होंगी उनका हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस तरह हम देखते हैं कि पूरी लाइट जो इस बल्ब से निकलेगी, अब इसको मैंने बल्ब बना दिया है, यह है वो बल्ब। इस बल्ब से निकलने वाली पूरी लाइट कंफाइंड हो जाएगी इस कोन में, और ये कोन का हो जाएगा बेस, जिसका रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर है, बेस ऑफ दिस कोन। वही हमसे पूछा हुआ है, व्हाट इज द एरिया ऑफ सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन एमर्ज आउट, वही हमसे पूछा हुआ है। और इस कोन की हाइट कितनी है? तो वो हो जाएगी डेप्थ एट विच द बल्ब इज फिक्स्ड। तो ये आर है, ये एच है, ये एंगल सी है, तो ये एंगल भी सी होगा ज्योमेट्री से। ये एंगल सी है तो ये भी सी होगा। अब ये सी निकालना है हमको, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल के लिए पहले तो ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, साइन सी इज इक्वल टू 1/, यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा a म्यू डब्ल्यू। और आप जानते हैं जब हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं
तब सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट नहीं लिखना होता, हम सीधे लिख देते हैं 1/μ। तो साइन सी इज इक्वल टू होगा 1/μ एंड साइन सी इज ऑल्सो, यहाँ से आप देख रहे हैं साइन सी यदि लिखना है तो वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऐसा भी लिख सकते हैं। हमको बेसिकली ये आर फाइंड आउट करना है, एच हमको गिवन है, और साइन सी को हम लिख सकते हैं कितना, साइन सी को लिख सकते हैं आर अपॉन ये हाइपोटेन्यूज, और ये हाइपोटेन्यूज कितना होगा, तो ये होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ऐसा होगा ना, ये हो जाएगा। अब क्या म्यू हमको गिवन है, यस ये हमको दिया हुआ है, एच भी हमको नोन है, हमको पहले आर निकालना है और फिर उस सरफेस का एरिया निकाल लेंगे। तो इसको सॉल्व करें जरा, क्या करना होगा, पहले तो स्क्वेयरिंग कर देते हैं। तो 1/μ² इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर म्यू स्क्वायर, ऐसा होगा। आर फाइंड आउट करना है तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको ट्रांसपोज करेंगे आर एच एस में ले जाएंगे, आर स्क्वायर कॉमन किया तो अंदर बचा म्यू स्क्वायर -1, उसके बाद हमें तो आर चाहिए, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, एच अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर -1, ऐसा आ जाएगा आर। और ये सर्कुलर है बेस, तो पायर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी वो एरिया जो हमको फाइंड आउट करना है वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। इसकी स्क्वेयरिंग करना पड़ेगी तो एच का स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये कुछ थोड़ा सा आसान हो गया। अब पाई की वैल्यू डाल देंगे, एच कितना है, एच है 80 सेंटीमीटर, तो ये होगा 80 स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर, म्यू इज 1.33 स्क्वायर -1, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखना चाहिए आपको, ये फॉर्मूला ध्यान रखें, चाहे वो फिश व्यू का सवाल हो या इस तरह का बल्ब वाला सवाल हो, दोनों बार रेडियस सर्कुलर पैच की ये हो जाएगी, और फिर आप पायर स्क्वायर वो एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आप बोलें तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, परंतु मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, आप इसको सॉल्व करके देखें। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको, आंसर है इसका रेडियस आएगी 91.2 और 2.61 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। मीटर स्क्वायर में लिखा हुआ है, यानी ये पहले आपने कैलकुलेट किया सेंटीमीटर स्क्वायर में और फिर उसको फिर क्या करेंगे, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। किसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 10⁻⁻⁴ का। तो 2 क्या बोला था मैंने, 61, मैं एक बार और देख लेता हूँ, 2 द आंसर इज लेट मी सी 2.61 ये आंसर है 2.61 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है। इंडेक्स, a parallel beam of light is incident on a face of the prism. The angle of minimum deviation is measured to be 40 degree. What is the refractive index of the material of the prism? The refracting angle of the prism is 60 degree. ये पहला पार्ट। फिर बोल रहे हैं if the prism is placed in water, refractive index 1.33, predict the new angle of minimum deviation of a parallel beam of light. तो केस 1 में हमसे बोला हुआ है कि एंगल ऑफ प्रिज्म है 60 डिग्री, मतलब वो इक्विलेटरल प्रिज्म है, और एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन दे रखा है 40 डिग्री। हमको बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म का फॉर्मूला ये लगाएंगे हम, ए म्यू जी। एक्चुअली इसका मतलब है प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम इन विच इट इज प्लेस्ड, सराउंडिंग मीडियम के रेस्पेक्ट में प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए म्यू जी। वो ग्लास प्रिज्म है और एयर में प्लेस्ड है, वो कितना होता है, तो वो होता है साइन डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2। इस फॉर्मूले को बहुत ध्यान से लिखना चाहिए, नहीं तो गलती हो सकती है। तो ऐसा होता है फॉर्मूला। अब यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देना है बस। तो साइन डेल्टा एम कितना है, वो है 40 डिग्री और ए है 60, यानी 40 + 60/2, यानी ये होगा साइन 50 डिग्री। नीचे साइन 60/2 यानी साइन 30, तो साइन 30 की तो वैल्यू पता होती है 0.5
साइन 50 की वैल्यू नहीं मालूम होती तो या तो वो क्वेश्चन में दी होगी या फिर आप उसे कैलकुलेटर से या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमसे पूछा है साइन 50, तो साइन 50 हो गया 0.766, 0.766 डिवाइडेड बाई 0.5, तो ये आ रहा है 1.532, 1.532। तो ये हमको क्या मिला, यह है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस प्रिज्म के मटेरियल का विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब इसी प्रिज्म को कहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, प्लेस कर दिया है, वाटर में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। हमको बताना है न्यू एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। अब की बार हमको यहाँ पर क्या लिखना होगा, तो यहाँ लिखना होगा हमें डब्ल्यू म्यू जी। डब्ल्यू म्यू जी मतलब प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग मीडियम विच इज वाटर। तो डब्ल्यू म्यू जी इज इक्वल टू साइन, फिर से यही फॉर्मूला लगा रहे हैं, डेल्टा एम डैश बोल देते हैं इसे, ए तो वही रहेगा अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2, ऐसा लिखना होगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी पिछली प्रॉब्लम में हमने किया था ए म्यू जी मतलब ग्लास का एब्सोल्यूट अपॉन वाटर का एब्सोल्यूट, ऐसा इसको लिख सकते हैं। अब ए म्यू जी अभी हमने फाइंड आउट किया 1.532 और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 हमको दे रखा है। तो 1.532 को डिवाइड कर देंगे 1.33 से, तो ये आ रहा है 1.15, 1.15। तो ये क्या निकल कर आया है, इसको इक्वेट करेंगे किसके साथ में, साइन, यहां पर लिखता हूं मैं साइन डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2, ये न्यूमरेटर इस इक्वेशन का ये, और इसका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1.15 ये आया था, और साइन ए बाई 2 यानी साइन 30 का इसमें मल्टीप्लीकेशन यानी 0.5 का इसमें मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो 1.15 टाइम्स 0.5, दिस गिव्स 0.575 यानी डेल्टा एम डैश प्लस ए इज कितना था, ए हमारा 60 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल टू, इसके साथ साइन है ध्यान देंगे, साइन ऑफ दिस एंगल इज दिस 0.575 यानी यहां आएगा साइन इनवर्स 0.575 ऐसा आएगा। इसमें 2 का होगा मल्टीप्लीकेशन यानी 2 साइन इनवर्स 0.575, ये जो कुछ आएगा इसमें से आपको 60 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा डेल्टा एम डैश। तो बस आगे तो सॉल्विंग है सब कुछ। तो अब क्या करना पड़ेगा हमको चाहिए साइन इनवर्स 0.575, तो ये आ रहा है 35 इंटू 2 करेंगे, 35.09 आया है, 35 इंटू 2 70, 70 माइनस 60 यानी ये हो जाएगा 10 डिग्री, और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, पर आपको यहाँ पर 2 कंडीशंस में अलग अलग उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान ये रखें कि जब भी ये फॉर्मूला लिख रहे होते हैं तब ये क्या होता है, तो ये होता है उस प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग मीडियम। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9.6। क्या बोला हुआ है, हमसे बोल रहे हैं डबल कॉन्वेक्स लेंसेस are to be manufactured from a glass of refractive index 1.55। डबल कॉन्वेक्स लेंसेस मैन्युफैक्चर करना है। डबल कॉन्वेक्स लेंस का मतलब है उसकी दोनों सरफेसेस बल्जिंग आउट हैं, जरूरी नहीं है कि उनके रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स इक्वल हों। तो ये है डबल कॉन्वेक्स लेंस, इसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 बोल रखा है, इसका मतलब यह है AMUG। AMUG मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर 1.55 ये दे रखा है, विद बोथ फेसेस ऑफ द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर। आगे बोला हुआ है कि दोनों सरफेसेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल है, इसका मतलब यह है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस।
इंस्टेड डबल कॉन्वेक्स हम इक्वी कॉन्वेक्स उसको बोल सकते हैं। डबल कॉन्वेक्स का मतलब दोनों सरफेसेस उभरी हुई, जरूरी नहीं कि R1 R2 के बराबर हो, पर R1 R2 के बराबर यदि हो जाता है तो फिर वो होता है इक्वी कॉन्वेक्स। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड इफ फोकल लेंथ इज टू बी 20 सेंटीमीटर? तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे बाय लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, तो फॉर्मूला मैं आपको याद दिलाता हूं, 1/f किसी लेंस की फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू, यहां आता है a म्यू जी। एक्चुअली यहां हमको लिखना चाहिए लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग मीडियम। तो यहाँ पर क्योंकि वो ग्लास का बना हुआ है और एयर में यूज हो रहा है, तो यहाँ आएगा ए म्यू जी ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग मीडियम -1 टाइम्स 1/R1 -1/R2। ये फॉर्मूला यूज होगा। और रिक्वायर्ड फोकल लेंथ कितनी है? 20, और ये क्योंकि कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ होगी पॉजिटिव, तो यहां पर आ जाएगा 20 इज इक्वल टू ए म्यू जी, वो दे रखा है 1.55, 1.55 -1, ये टर्म आएगी। और उसके बाद R1 R2 की वैल्यूज को साइन के साथ सब्सटीट्यूट करना है। तो यहाँ गिवन है कि R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R, क्योंकि ये इक्वी कॉन्वेक्स है। जब R1 लिखेंगे तो उसको लेंगे पॉजिटिव, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव, और R2 को जब R लिखेंगे तो माइनस साइन के साथ लिखना पड़ेगा, यानी यहां आएगा 1/R माइनस R, तो ये प्लस हो जाएगा, यानी ये हुआ 2/R। तो कितना आ गया ये 1/20 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 0.55 इंटू 2/R। 2/R हमको फाइंड क्या करना है? यही फाइंड करना है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो R इक्वल्स टू 20 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 0.55 इंटू 2 इंटू 20, तो एक जीरो इसको दे दें तो ये हो जाएगा 5.5 इंटू 4, तो 20 और 2 22, यानी 22 सेंटीमीटर ये होगी इस इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के दोनों सरफेसेस की रेडियस। 22 सेंटीमीटर इज द आंसर। अब अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9.7। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट पर यह क्वेश्चन पूछा हुआ है हमसे। क्या बोल रहे हैं? बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट अ पॉइंट P. Now a lens is placed in the path of the convergent beam 12 centimeter from P. At what point does the beam converge if the lens is? Part A convex lens of focal length 20, and Part B a concave lens of focal length 16 centimeter. तो पहले पार्ट ए देखते हैं, क्या बोला हुआ है? कन्वर्जिंग बीम है जो P पर कन्वर्ज हो रही है, तो यह है पॉइंट P जहां ये लाइट का बीम कन्वर्ज हो रहा है। अब क्या किया है? ऐसा बोला है कि P से 12 सेंटीमीटर पर हमने रख दिया एक कॉन्वेक्स लेंस। मान लो ये है कॉन्वेक्स लेंस। तो पहले समझते हैं कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होती है। तो इस ऑप्टिकल एलिमेंट, कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्केव लेंस या कोई मिरर, उसकी एब्सेंस में ये कन्वर्जिंग बीम P पर कन्वर्ज हो रहा था, और यदि इस बीम को हमने इंटरसेप्ट कर दिया बाय सम ऑप्टिकल एलिमेंट, तो क्या होगा? इस एलिमेंट से इन रेस का या तो रिफ्रैक्शन होगा या रिफ्लेक्शन होगा। अब ये बीम यहां नहीं आएगा, यहां पर हमको इसे ब्रोकन लाइन से दिखाना चाहिए। कॉन्वेक्स लेंस के आगे की ये रेस को हमें ब्रोकन लाइन से दिखाना पड़ेगा। यहां तक ये रेज आएंगी, और यहां आने के बाद यदि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो ये रेज कन्वर्ज हो जाएंगी और यहां मीट होंगी। तो इंस्टेड P के ये रेज यहां मीट होंगी P डैश पर। तब इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए उस पॉइंट को जहां ये रेज इस लेंस की एब्सेंस में कन्वर्ज होती, उस पॉइंट को बोलते हैं हम इस लेंस के करस्पॉन्डिंग वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो इस केस में ये हो गया है वर्चुअल ऑब्जेक्ट,
और ये हो जाएगी इमेज, ये हो जाएगी उसकी इमेज। और ये इमेज कैसी है, ये है रियल, क्योंकि यहाँ रेज एक्चुअली मीट हो रही हैं। अब यहाँ आप चाहें तो कॉन्वेक्स लेंस बना सकते हैं। तो ऐसी कुछ कहानी है। फिर से मैं बोलता हूँ, एक कन्वर्जिंग बीम है जो पी पर कन्वर्ज हो रहा है। क्या किया गया, एक कॉन्वेक्स लेंस से इस बीम को इंटरसेप्ट कर दिया, और ये कॉन्वेक्स लेंस कितनी दूर रखा हुआ है, तो बोला है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर पर रखा है। इंटरसेप्ट करने पर क्या होगा, ये रेज यहां तक तो आ जाएंगी, और उसके बाद ये क्या करेगा, लेंस प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ इनको टर्न कर देगा, मोड़ देगा, बेंड कर देगा। तो ये सब रेज यहां इकट्ठी होकर यहां पर पी का इमेज फॉर्म हो जाएगा। मतलब इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए इसने किया ऑब्जेक्ट का काम, ये है इमेज। और इसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो बस अब लेंस फॉर्मूला लगाकर और फिर हमको ये फाइंड आउट कर लेना है, व्हाट पॉइंट डज द बीम कन्वर्ज, मतलब पी डैश, इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा वो। तो हमको ये ओपी डैश फाइंड आउट करना है, मतलब ही वी फाइंड करना है। यू गिवन है, एफ गिवन है, वी फाइंड आउट करना है। तो लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब फोकल लेंथ कितनी है, वो है 20 पॉजिटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। v फाइंड करना है, u कितना है, तो u है 12 सेंटीमीटर, और वो भी कैसा, पॉजिटिव, तो -1/12 ऐसा होगा। अब क्या करें, इसको 120 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। यहाँ 120 लिखेंगे, मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ 6, यहाँ पर 120 अपॉन v, और यहाँ 120 लिखने से आएगा 10, ये उधर जाएगा तो 16 इज इक्वल टू 120/v, and so v comes out to be positive 120/16। मतलब ये कितना हुआ, 60/8 यानी 30/4 यानी 15/2, यानी ये हो गया 7.5 सेंटीमीटर, यानी 7.5 सेंटीमीटर पर ये बीम कन्वर्ज होगा। तो इस तरह याद रखो कि ये पॉइंट ये काम कर रहा है एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और ये उसकी इमेज बन रही है। अब यहीं पर क्या रख दिया है, कॉनकेव लेंस रख दिया। अब ये पार्ट बी है। अब इस कन्वर्जिंग बीम के रास्ते में अब क्या रख दिया है, अब रख दिया है एक कॉनकेव लेंस, ऐसा लेंस रख दिया। ये है वो पी, और ये कितना है, तो ये है 12। और अब यदि यहाँ कॉनकेव लेंस रख दिया तो यहाँ तक तो ये बीम आएगा, फिर ये डाइवर्ज होंगी, डाइवर्ज होकर यहां कहीं मीट होंगी, तो P की इमेज यहां बन जाएगी कहीं P डैश पर। फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ है 16, इस कॉनकेव की फोकल लेंथ है 16। फिर से लेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1/f, पर अब ये लेंगे माइनस साइन के साथ, क्योंकि ये कॉनकेव है, इज इक्वल टू 1/v फाइंड करना है। u क्या होगा, u होगा +12, मतलब यहाँ आएगा -1/12। ऐसी इक्वेशन लगानी पड़ेगी, और इसको सॉल्व करने के लिए अब ये 16 है और 12 है, तो 16-12 का या तो एलसीएम लें, या फिर चलो अब की बार इसको ऐसे सॉल्व कर देते हैं, 1/v इज इक्वल टू, यानी हर बार वो ट्रिक काम नहीं करेगी, 1/12 इसको इधर ले गए -1/16, ऐसा एलसीएम लेके भी कुछ कर सकते हो आप चाहो तो, मुझे अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, पर चलो 16 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 12-16 का एलसीएम, तो 2 से ये 6 बार, ये 8 बार, फिर 2 से 3 बार, 4 बार, 4 तिया 12 दूनी 24 दूनी 48, 48 का गुणा कर देते हैं पूरी इक्वेशन में। ये आ गया दिमाग में तो बहुत अच्छा होगा। तो 48/v इज इक्वल टू 4 - 3, यानी v इक्वल्स टू कितना आ गया, 48। 4 में से 3 गए तो 1, हाँ तो 48 सेंटीमीटर, यानी v हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। तो इस समय ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज 12 पर ऑब्जेक्ट होगी, और 48 सेंटीमीटर पर बनेगी उसकी इमेज। और ऐसा ही होता है गैलीलियन टेलीस्कोप में, आपने पढ़ा होगा, उसमें इसी तरह की कहानी होती है। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे 9.8। क्या बोला हुआ है, ये प्रॉब्लम है कॉनकेव लेंस की। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट of a concave lens of focal length 21 centimeter. Describe the image produced by the lens. What happens
if the object is moved further away from the lens। तो मैं आपको इमेज फॉर्मेशन उसकी बताता हूँ किस तरह की आपने पढ़ी हुई है। यह है कॉनकेव लेंस और ये उसका फोकस, ये 2f, और ये कौन सा फोकस होता है? फर्स्ट फोकस। ये उसका ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस और ये 2f, और मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ रखी हुई है। किस तरह से इमेज फॉर्मेशन करते हैं? जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी उसका क्या होगा? वो डाइवर्ज हो जाएगी और फोकस से डाइवर्ज होती हुई अपीयर होगी, और दूसरी जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो अनडिविएटेड चली जाएगी। तो यहाँ कहीं उसकी इमेज फॉर्म होगी, यानी इमेज हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में फॉर्म होती है। अब यहाँ क्या बोला हुआ है? ऑब्जेक्ट है 3 सेंटीमीटर हाइट की, कॉनकेव लेंस है 21 सेंटीमीटर उसकी फोकल लेंथ है, उसके सामने ऑब्जेक्ट को 14 सेंटीमीटर पे रखा है। पहले पार्ट में बोल रहे हैं डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। ये कैसी होती है हमेशा इमेज? इरेक्ट, वर्चुअल और डिमिनिश्ड, एंड इट फॉर्म्स बिटवीन O एंड F। अब कहाँ बनेगी ये मालूम करने के लिए हम लगा देंगे लेंस फॉर्मूला फर्स्ट पार्ट में, 1/f, f इज 21 माइनस साइन के साथ क्योंकि कॉनकेव लेंस है, इज इक्वल टू 1/v हमें फाइंड करना है, माइनस 1/u, u कितना है? 14, पर उसे लेंगे -14, तो ऐसा हो जाएगा। और अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो पूरी इक्वेशन को 42 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 42/21 विद माइनस साइन इज इक्वल टू 42/v प्लस 42/14। 42 से क्यों किया? क्योंकि ये 2 बार कैंसिल, इधर ये 42/v होगा और यहाँ ये 3 बार कैंसिल। आगे सॉल्व करें, 3 को ले जाएं LHS में तो -5 हुआ वो, इज इक्वल टू 42/v, तो v इज इक्वल टू हो गया -42/5, और 1/5 0.2 होता है, तो 0.2 इंटू 42 विद माइनस साइन, तो -42 दूनी कितने होते हैं? 84, यानी 8.4 सेंटीमीटर। तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा? 8.4 पर। इस केस में फोकस था 21 सेंटीमीटर पर, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था? ऑब्जेक्ट को रखा था, ये थी हमारी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था? 14 सेंटीमीटर पर। तो इमेज यहाँ फॉर्म हुआ, कितनी दूर? 8.4 सेंटीमीटर पर। तो जब आपको इमेज को डिस्क्राइब करना है तो बोल देना इट विल फॉर्म on the same side at a distance 8.4 centimeter from the optical center. It is virtual, erect and diminished. और ये diminished है, साइज कितना है इसका ये निकालने के लिए m का फॉर्मूला लगा देंगे, m is I/O equals to v/u। तो I is equal to होगा O टाइम्स O कितना है? वो है 3 सेंटीमीटर, v is image minus 8.4, ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस 14। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर देता हूँ। इसको मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहा हूँ, तो कितना आएगा? 8.4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 14, दिस गिव्स 1.8, यानी 1.8 सेंटीमीटर हाइट की वो इमेज होगी। तो साफ तौर पर ऑब्जेक्ट है 3 और ये है 1.8 यानी डिमिनिश्ड। तो इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि द इमेज इज diminished, virtual and erect, and it forms at a distance of 8.4 centimeter from the optical center on the same side. Second part में क्या बोल रहे हैं? What happens if the object is moved further away from the lens? ऑब्जेक्ट को यदि दूर ले जाएं तो क्या होगा? तो दूर ले जाने पर आपको मालूम है कि यदि हम इसको इन्फिनिटी पर ले जाएंगे ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहाँ पहुंच जाएगी? फोकस पर। ऑब्जेक्ट को मतलब u इन्फिनिटी होने पर v हो जाएगा f, ये लिमिटिंग केस है, यानी इमेज तो हमेशा कहाँ फॉर्म होगी? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, मैक्सिमम वो फोकस पर होगी। पर यहाँ जो आपको आंसर करना है वो क्या होगा? इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस, द इमेज will go towards focus and finally it reaches to focus when the object is at infinity। इस तरह इसको समझा देंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे से थोड़ी सी नंबरिंग में मिस्टेक हो गई है, ये 9.4 नहीं है। जब आप फिश व्यू वाला क्वेश्चन करेंगे तो दिस इज 9.5 जब आप इसको बुक से प्रिपेयर करेंगे। फिर ये प्रिज्म वाला जो क्वेश्चन है ना,
ये 9.6 है, ठीक है, ये 9.6, वैसे तो क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर ये 9.7 लेंस मेकर्स फॉर्मूला वाला क्वेश्चन 9.7। उसके बाद ये क्वेश्चन वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाला, दिस इज 9.8, टेक इट एज 9.8, ठीक है। तो ये थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर करना पड़ेगा। फाइनली फिर अगला क्वेश्चन क्या किया था हमने, ये 9.9 है, ये दिस इज 9.9। तो अब हमको करना है क्वेश्चन नंबर 9.10। ये क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन, तो यह है लेंसेज इन कॉन्टैक्ट का क्वेश्चन। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस of focal length 30 centimeter in contact with a concave lens of focal length 20 centimeter। तो कॉन्वेक्स लेंस है, मान लेते हैं उसकी फोकल लेंथ f1 कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर, पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे क्योंकि ये कॉन्वेक्स है। और कॉनकेव की फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर। लेट अस टेक इट f2, तो -20 सेंटीमीटर कॉनकेव। तो हमसे पूछा क्या है, कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ, और फिर ये पूछा हुआ है कि ये सिस्टम कन्वर्जिंग होगा या डाइवर्जिंग होगा। लेंसेस की थिकनेस को इग्नोर करना है, मतलब थिन लेंसेस इन कांटेक्ट है ये। तो आप डाइवर्जिंग होगा या कन्वर्जिंग ये तो अभी बता सकते हैं। जिसकी पावर ज्यादा होगी उस जैसा ये बिहेव करेगा। पावर किसकी ज्यादा है, जिसकी फोकल लेंथ कम है। कॉनकेव की फोकल लेंथ कम, पावर ज्यादा, तो जो कॉम्बिनेशन होगा वो कॉनकेव जैसा बिहेव करेगा। कंबाइंड फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी। तो फॉर्मूला क्या लगाना है, कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल इंडिविजुअल फोकल लेंस के सम के बराबर, ये फॉर्मूला लगाना है। f1 is 30, f2 is 20, ऐसा लिख लेंगे और पूरी इक्वेशन को 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 60 से। तो 60 अपॉन f इक्वल्स टू 60/30, यानी यहाँ आएगा 2 -3, ये -1 हो जाएगा। तो f बराबर कितना आएगा, -60 सेंटीमीटर। मतलब कंबाइंड लेंस -60 सेंटीमीटर का होगा, माइनस बता रहा है कॉनकेव। तो ये तो कंबाइंड फोकल लेंथ हुई और सिस्टम बिहेव करेगा एज अ कॉनकेव लेंस। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हो जाएंगे।